हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल एक लंबे समय के बाद ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ढाका मोतिहारी से आज फिर आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। गर्भावस्था को लेकर तथा प्रेगनेंसी के संबंध में तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह के भ्रम और मिथक समाज में फैले हुए हैं। इसी वजह से कई गर्भवती महिलाएं आकर हम लोगों से तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं। उनके पति और उनके परिवार वाले भी तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। हम लोग यथासंभव उत्तर देने का प्रयास तो करते हैं, पर कई बार ये महिलाएं हम लोगों के उत्तर से संतुष्ट हो जाती हैं, परंतु बहुत बार वो संतुष्ट नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबों के सभी प्रश्नों को एक जगह संग्रहित करके मैं एक वीडियो बनाऊं, जिसमें यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूं, ताकि पेशेंट इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हो सके। सबसे पहला प्रश्न, यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है और यह हर गर्भवती महिला पूछती है, मैडम मुझे कितना खाना होगा? क्या हमें दोगुना खाना होगा? हमें 2 लोगों के लिए खाना होगा? तो इसका उत्तर है हाँ, आपको 2 लोगों के लिए ज़रूर खाना है, पर आपको दुगुना खाना नहीं खाना है। आपको अपने नॉर्मल डाइट से 350 से लेकर 500 कैलोरी के बीच में ही अगर आप अपना भोजन लेते हैं, तो यह आपके बच्चे के विकास के लिए पर्याप्त होगा। आपको भोजन की मात्रा पर नहीं, उसके क्वालिटी पर ध्यान देना है। उसकी क्वालिटी यानी आपको हरी सब्जियां और फल खाने हैं बहुत ज़्यादा, साथ खासकर ड्राई फ्रूट्स भी आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए अगर आप 1 कटोरा ओट में 2 केले ले लें या 1 सेब ले लें, उसमें थोड़ा दूध डाल दें, जैसे 1 कप दूध डाल दें, तो यह पर्याप्त होगा आपके कैलोरी को पूरा करने में। और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा पेशेंट बोलेगी, मैडम मेरा दूसरा महीना चल रहा है या तीसरा महीना चल रहा है, यानी कि उसकी पहली ही तिमाही है, और देखिए ना मेरा वज़न घट गया आधा केजी, कैसे होगा? अभी तो 9 महीना पार करना है। तो अरे बाबा, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। शुरू के 3 महीने में बहुत ही उल्टियाँ होती हैं, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, लोग अच्छे से खा नहीं पाते हैं और माताएं इस वजह से उनके वज़न माताओं के घट जाते हैं। आधा किलो वज़न घट जाए या 1 किलो भी घट जाए तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे की इस शुरू के 3 महीने में इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और जितनी भी आवश्यकता है उसके लिए पर्याप्त पौष्टिक पदार्थ आपके शरीर में उपलब्ध है, जिसे प्राप्त करके आपका बच्चा आसानी से और अच्छे से बढ़ सकता है। बस आप फॉलिक एसिड लेती रहें, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते रहें, ड्राई फ्रूट्स लेते रहें और एक्टिवली एक्सरसाइज करते रहें। आपको अगर उल्टी लगती है तो सुबह में थोड़ा सूखा कुछ खा लें, और वज़न घटने से आप बिल्कुल ना घबराएं जब तक कि वज़न 2, 3, 4 किलो ना घट जाए। अब तीसरा सवाल यह होता है कि मैडम क्या हम मछली खा सकते हैं? सी फूड खा सकते हैं? झींगा मछली खा सकते हैं? देखिए, मछली बहुत ही पौष्टिक है, इसकी प्रोटीन की क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसके चलते बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। लेकिन मछली के साथ एक खराब बात यह है कि इसमें मरकरी की मात्रा होती है। तो आप ऐसी मछलियों का सेवन करें जिसमें बहुत ही कम मरकरी वाली मछलियां हैं, जिसमें मरकरी की मात्रा बहुत ही कम है। इसकी तस्वीर मैंने वीडियो में लगा भी दी है, आप इसे देख लें, क्योंकि ज़्यादा मरकरी की मछलियां खाने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है। और मछली बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसे वीक में 2 बार यानी सप्ताह में 2 बार ही खाएं, और 2 पीस से 3 पीस, इससे ज़्यादा ना खाएं। और कभी भी अगर आप मछली, मीट या अंडा खाते हैं तो उसे प्रॉपरली कुक करके खाएं, बहुत अच्छी तरह से पका कर खाएं, क्योंकि ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं उन्हें अगर आप अच्छी तरह से पका कर नहीं खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन
आपको करा सकते हैं। इसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है जो बच्चे के लिए घातक हो सकती है। अब चौथा प्रश्न ये आता है, क्या मैडम घी बहुत खाना चाहिए? घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है? यह बात तो भाई हम लोगों के समझ से परे है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। अक्सर महिलाएं गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा घी खाती हैं, तो मैं उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा घी कभी ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा घी खाने से आप फैट का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। और इतना ज़्यादा फैट आपके वज़न को बढ़ा देगा, आपके बच्चे के वज़न को बढ़ा देगा। तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी होने की बात तो दूर, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे, किफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगा, जिससे नॉर्मल के बदला सिजेरियन की नौबत आ जाएगी। हम लोग देखते हैं कि गांव से बहुत सी गर्भवती महिलाएं आती हैं, जब उन्हें डिलीवरी का दर्द शुरू होता है, गांव में लोग एक गिलास दूध लिए, उसमें 2-3 चम्मच घी का डाला और पिला दिया, और पेशेंट चली आई कि यह नॉर्मल डिलीवरी अब इसको हो जाएगी। पेशेंट को रास्ते में उल्टियां होने लगती हैं, और यह तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि मुंह से खाया जाने वाला घी कैसे वेजाइना को चिकना कर देगा, कैसे उसे लुब्रिकेट कर देगा और बच्चा नॉर्मल निकल जाएगा। इसलिए आप इस तरह के मिथक से बिल्कुल बचें, बिल्कुल दूर रहें और इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। घी एक निश्चित मात्रा में ही लें, जितनी की ज़रूरत है, उसे बेहिसाब नहीं खाएं, नहीं तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इसलिए घी हमेशा ही कंट्रोल में खाएं। घी ज़्यादा खाने के बनिस्बत आप बिल्कुल एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करती रहें, टहलें और डे टू डे वर्क करती रहें। इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ेगी, ना कि बहुत ज़्यादा घी खाकर आपका डिलीवरी का पैसेज चिकना हो जाएगा तो उससे बढ़ेगी। आजकल के युग में थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लड़कियां भी स्मोक करने लगी हैं। तो कई एक लड़कियां पूछती हैं, क्या हम स्मोक कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, स्मोकिंग किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। अगर आप डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं है, और डिलीवरी हो रुक गई है तब तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। स्मोकिंग हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल आपके पति के स्पर्म की क्वालिटी को या आपके एग के क्वालिटी को ख़राब कर देता है, जिससे अच्छा बच्चा नहीं रुकता है और बच्चे ख़राब हो जाते हैं। और ज़्यादा स्मोक करने वाली लड़कियों के बच्चे छोटे पैदा होते हैं, उनका वज़न कम होता है, लो बर्थ वेट के होते हैं। इसलिए स्मोकिंग को स्ट्रिक्टली नो कहते हैं हम लोग। फिर आजकल तरह तरह की कॉफ़ी का प्रचलन बढ़ गया है, तो मैं पेशेंट्स ये भी पूछती हैं, ख़ास करके जो बड़े बड़े शहरों से हम लोगों के पास दिखाने आती हैं, मैडम कितना कॉफ़ी पी सकते हैं? तो आप जान लीजिए कि कोई भी कॉफ़ी, कोई भी चाय बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको इसकी आदत है और आप ये पीते हैं, तो आप 2 कप लाटे कॉफ़ी और 1 कप फ़िल्टर कॉफ़ी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेशेंट का एक प्रश्न आता है, मैडम क्या हम हील पहन सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ है, लड़कियां भी एडवांस और मॉडर्न हो गई हैं, तो सबों को हील पहनना और फैशन में रहना बेहतर लगता है। तो मैं आपको बता दूं, आप हील पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ कई शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपके हील की वैरायटी प्लेटफॉर्म टाइप की हो, फ्लैट हो, और साथ साथ अगर जब आप हील पहन के कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपको संभालने वाला हो। ऐसा ही ना कि आप अपना बैलेंस गड़बड़ा दें और गिर जाएं तथा लेने के देने पड़ जाएं। फिर लड़कियां आजकल कार भी चलाती हैं, तो कई लड़कियां पूछती हैं कि क्या गर्भावस्था में हम कार ड्राइव कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, 100% आप आराम से कार चला सकती हैं, लेकिन आपको विशेष सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। आप सीट बेल्ट को अच्छी तरह से लगाएं और कार ड्राइव करें, लेकिन बहुत लॉन्ग ड्राइव पर ना जाएं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना ही पड़े तो बीच बीच में ब्रेक लें, उतर कर कार से इधर उधर थोड़ी देर टहलें, फिर अपने कार को चलाएं। इससे आप थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के इंसिडेंस को कम कर सकती हैं। उसके बाद आजकल
एरोप्लेन का सफ़र, हवाई यात्रा, फ्लाइट से सफ़र, यह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लड़कियां पूछती हैं कि क्या हम फ़्लाइट से जाना आना कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, 100%। फ़्लाइट को तो हम लोग सबसे सेफ़ मानते हैं। आप आराम से फ़्लाइट से सफ़र कर सकती हैं, लेकिन इसके पहले आपको डॉक्टर को दिखाना होगा और डॉक्टर से आपको फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफ़िकेट लेना होगा। बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो 32 वीक के बाद फ्लाई करने का ऑर्डर नहीं देती हैं, पर फ़्लाइट काफ़ी सेफ़ है प्रेगनेंसी में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर हर मरीज़ बहुत ही एंग्ज़ियस रहती है, परेशान रहती है तथा उत्सुक भी रहती है, क्या कोको बटर लगाने से हमारे पेट पे आने वाला स्ट्रेच मार्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? क्या महंगे क्रीम लगाने से यह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या बिल्कुल नहीं होगा? तो बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक ऐसी कोई भी क्रीम नहीं बनी है जो 100% ये गारंटी दे सके कि प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी का स्ट्रेच मार्क जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। बहुत सी लड़कियों के माँ, मौसी, बुआ, नानी, दादी को अगर स्ट्रेच मार्क है तो उसको ये हो ही जाएगा, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप भले ही लेज़र ट्रीटमेंट से उसको हटा दें, लेकिन अगर आप खूब पानी पीते हैं, वेल हाइड्रेटेड रहते हैं, अपने पेट पर लंबे लंबे स्ट्रोक्स से किसी भी ऑयल को, जिसमें कोकोनट ऑयल, कुछ शिया बटर, कोको बटर कुछ भी है, लगाते हैं, तो इस स्ट्रेच मार्क को कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है ऐसा नहीं है। हाँ, आपका ओवर वेट आप ना हो, सडनली वेट ना बढ़ाएं, फिर चाय, कॉफ़ी ये सब ज़्यादा ना लें, तो फिर आपको शायद ये जो स्ट्रेच मार्क है वो कम हो जाएगा, लेकिन 100% ख़त्म नहीं होगा। यह तो किसी किसी में तभी होता है जिसको का जेनेटिक्स ऐसा होता है, जिसके घर में किसी लेडी को ऐसा स्ट्रेच मार्क नहीं हुआ है, यानी उसका जेनेटिक्स इतना अच्छा है, भगवान की तरफ से दिया हुआ ये वरदान कि उनको स्ट्रेच मार्क नहीं हुआ। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अचानक वेट अगर बढ़ जाता है, जैसा कि बहुत ज़्यादा घी तेल खाने से, बहुत हेवी डाइट लेने से, तो फिर स्किन बहुत स्ट्रेच हो जाती है और फट जाती है, जिससे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। आजकल हम लोग हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो पेशेंट ये भी पूछती है कि क्या एक्सरसाइज करना सेफ़ है? तो मैं आपको बता दूं कि सभी एक्सरसाइज तो सेफ़ नहीं है। कुछ एक्सरसाइज सेफ़ है, जिस पर मैं एक वीडियो इसी चैनल पर डालूँगी, जिसे आप देख लेंगे, लेकिन आप मोटा-मोटी जान लें कि कुछ एक्सरसाइज हैं जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज, यह सब काफ़ी सेफ़ है। उसके बाद आप एक्टिवली अगर वॉक करते हैं डेली, तो यह सेफ़ है। यह नॉर्मल डिलीवरी में मदद भी करता है, बच्चे को नीचे की तरफ खसकने में भी मदद करता है। और हाँ, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अगर आपको ब्लीडिंग हो गई, आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है, या अगर आपको पहले से मिसकैरेज की हिस्ट्री है, आपके 1 या 2 बच्चे खराब हो गए हैं, या फिर आपको पहले 1 या 2 बच्चा 7वें 8वें महीने में पैदा हो गया है, तब हम लोग एक्सरसाइज करने की एडवाइस नहीं देते हैं। लेकिन एक्सरसाइज कैसा करना है, ऐसे तो यह यूट्यूब पर उपलब्ध है, पर मैं इस पर एक वीडियो भी ज़रूर डालूँगी इसी चैनल पर। फिर यह सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा पोजीशन है जिसमें हम सो सकते हैं, बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन, किस पोजीशन में हमें सोना चाहिए, और क्या हमें 24 घंटे उसी पोजीशन में सोना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि आपके लिए सबसे अच्छा लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, यानी बाईं करवट सोना है, क्योंकि अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो उस समय यूट्रस में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है कि बच्चे को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो भी मिलता है, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि आप 24 घंटे एक ही करवट सोए रहें, इसलिए बीच-बीच में आप करवट बदल सकते हैं। और कभी आप सुबह उठते हैं और खुद को दाईं करवट पाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाएँ और दाएँ दोनों ही करवट सो सकते हैं। हाँ, चित्त के पोजीशन, चित्ते सोना ये ज़रूर अवॉइड करें, और कभी अगर 1, 2, 5 मिनट के लिए सो गए तो ऐसा कोई जुल्म भी नहीं है।
फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे रहने से बच्चा उल्टा हो जाता है मैडम? तो मैंने उल्टे बच्चे पर एक बहुत डिटेल वीडियो डाला है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और वह इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे रहने से बच्चा उल्टा तो नहीं होता है। हाँ, आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांस बढ़ सकता है, लेकिन इसके चलते बच्चा उल्टा कभी नहीं होता है। क्या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से डिलीवरी का दर्द उठ जाता है, लेबर पेन उठ जाता है? हाँ, गांव में तो दादी नानी और सास ये लोग यह सब बातें बहुत बोलती हैं, बहुत मसालादार खाना मत खाओ, बहुत मसालेदार खाना खाओगे तो दर्द उठ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मसालेदार खाना पचा सकते हैं तो आप बेझिझक खाएं, क्योंकि मसालेदार खाना से आपको लेबर पेन नहीं उठता है। लेकिन हाँ, कंठ में जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यह सब हो सकता है। तो अगर आपको यह सब होता है तो आप मसालेदार खाना ना खाएं। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप खा सकते हैं। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या गर्भावस्था में पति पत्नी सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या पति पत्नी साथ रह सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे आपको कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, आपको इस प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग नहीं है, आपको बार बार कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो हाँ, आप हेल्दी सेक्सुअल लाइफ लीड कर सकते हैं। बस एक्ट बहुत फोर्सफुल और थर्स्टी नहीं, थर्स्ट में कमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत फोर्सफुल एक्ट हो जाए जिससे आपको लेबर पेन उठ जाए और आपका पानी का थैली फूट जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको हाँ में दिया है, लेकिन सावधानी के साथ। फिर पेशेंट्स का यह भी प्रश्न होता है कि मेरा वजन पूरी डिलीवरी में कितना बढ़ना चाहिए? इस प्रश्न का भी मैंने डिटेल वीडियो डाला है कि अंडरवेट का कितना वजन बढ़ना चाहिए, ओवरवेट का कितना वजन बढ़ना चाहिए। लेकिन उतना लंबा पेशेंट लोग पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि वो करीब करीब 7-8 मिनट का वीडियो है। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं, मोटा मोटी आप जान लीजिए कि 8 किलो से लेकर 15 किलो तक वज़न बढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपका वज़न अगर 7-8-9 किलो तक भी बढ़ता है तो काफ़ी है। अगर आप बहुत दुबले हैं, अंडरवेट हैं, तो आपका वज़न 15 किलो तक बढ़ जाए तो भी चलेगा। और अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो 12 किलो तक बढ़े तब चलेगा। लेकिन यह सिंगल प्रेगनेंसी के लिए है। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना बहुत ख़राब है। हमेशा बैलेंस में वज़न बढ़ना चाहिए। इस पर अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मैंने अपने सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या नारियल खाने से, नारियल पानी पीने से, सफ़ेद रसगुल्ला खाने से बच्चा गोरा होता है? यह एक इतना अहम सवाल है जो हर मरीज आकर पूछती है, खासकर वैसी मरीज जिसका रंग कम होता है, जिसके पति का रंग कम होता है, और वो खूब नारियल खाती है, खूब नारियल पानी पीती है और सोचती है कि बच्चा उसका गोरा ही होगा। तो फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, आप ये बात को अच्छी तरह समझें कि आपका बच्चा काला होगा या गोरा, यह तो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। नहीं तो नारियल पानी पीने से अगर बच्चे गोरे होते तो साउथ इंडिया में यानी केरल में कोई काला ही नहीं होता, वहाँ तो सबसे ज़्यादा नारियल होता है। इसलिए आपके बच्चे का काला होना या गोरा होना आप पति पत्नी या खानदान के लोगों के रंग पर निर्भर करता है, उन लोगों के जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, न कि सफ़ेद नारियल खाने से, सफ़ेद रसगुल्ला खाने से, या नारियल का पानी पीने से, या फिर केसर खाने से। यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से मरीज सोचते हैं कि मैडम हम केसर खाएं, बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम केसर खाएंगे तो मेरा बच्चा कश्मीरियों की तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं है, केसर खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, केसर आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन को भले ही इम्प्रूव करता हो, वह आपके बच्चे को कोई ऐसा विशेष फ़ायदा नहीं पहुंचाता है कि उसका रंग रूप परिवर्तित हो जाए। फिर एक सवाल और आता है, यह तो गांव की ओल्ड लेडीज़ जो सास, दादी, नानी, माँ
ये हैं, हमेशा कहती हैं अंडा मत खाओ, गुड़ मत खाओ, अंडा बहुत गर्म होता है, अंडा खाने से बच्चा नुकसान हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ा मिथक है। अंडा खाने से कभी बच्चा नुकसान नहीं होता है। अंडा का प्रोटीन तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का माना जाता है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और जो उसका पीला भाग होता है इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो इससे आपके बच्चे को पोषक तत्व ही मिलेगा, आपका बच्चा नुकसान नहीं होगा। फिर सवाल गुड़ पर आता है। गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद है। गुड़ खाने से बच्चा काला नहीं होता है। गुड़ में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन अच्छा ही रहेगा, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी आपको। फिर आजकल चाइनीज़ खाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। पेशेंट लोग बहुत चाइनीज़ खाना पसंद करती हैं, जैसे नूडल्स, पास्ता, मेयोनीज़, और हमेशा पूछती हैं कि क्या हम चाइनीज़ खाना खा सकते हैं। देखिए, चाइना में तो इतना पॉपुलेशन है, ऐसा थोड़ी ही है कि चाइनीज़ खाना कोई बहुत ख़राब है। चाइनीज़ खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन चाइनीज़ खाना में जो सॉस उपयुक्त होता है, उपयोग में आया, चाइनीज़ खाना थोड़े ही बहुत ख़राब होता है। चाइनीज़ खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन चाइनीज़ खाना में जो अजीनोमोटो सॉल्ट यूज़ किया जाता है, उसमें जो तरह तरह के सॉसेज यूज़ किए जाते हैं, जो मार्केट से ख़रीदे हुए होते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है, इन सबों के इस्तेमाल से जो चाइनीज़ खाना बनता है, जो मार्केट में बिकता है, अगर उसको आप खाते हैं तो ये तो आपके बच्चे को डेफ़िनेटली हानि पहुँचाएगा। अगर आपको बहुत क्रेविंग है, बहुत ललक है चाइनीज़ खाना खाने की, तो आप इस खाना को अपने घर पर ही बनाएँ, अपने घर के बने हुए सॉस से बनाएँ और बेशक खाएँ। चाहे वो चाइनीज़ खाना में मोमो हो, चाउमीन हो, पनीर चिली हो, चिकन चिली हो, मशरूम चिली हो, सब कुछ खाएँ, लेकिन घर पर बनाकर खाएँ, और सॉस भी घर का ही इस्तेमाल करें। अजीनामोटो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। और भी तरह-तरह के सवाल आते हैं। एक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहता है पेशेंट का, जब हम लोग ऑपरेशन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं या डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज करते हैं, तो वो पूछने लगती हैं, मैडम क्या हम दूध पी सकते हैं? भले ही हम उनको दवा में दूध में मिलाकर पीने का ग्रैन्यूल्स या पाउडर लिख दें, फिर भी उनका ये सवाल रहता है कि मैडम क्या हम दूध पी सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया है, गाँव की महिलाओं को यह भ्रम है कि जो दूध पीती हैं, उनके टाँके में मवाद आ जाता है, पस आ जाता है, पीप आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मवाद का कलर या पीप का कलर, पस का कलर दूध के कलर से मिलता-जुलता है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो दूध आप पिए हैं, वह पस बनकर चला गया है आपके टाका में। ऐसा एकदम नहीं होता है। हाँ, जो चीनी की मरीज़ हुई, उसे हम लोग चीनी खाने से मना करते हैं और दूध में चीनी मिलाकर पीने से मना करते हैं, लेकिन दूध के पीने से कभी भी टाका में पस, पीप या मवाद नहीं आता है। दूध तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसमें बहुत अच्छे-अच्छे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो माँ के शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, जिससे टाका जल्दी सूखता है और बच्चा भी अच्छा से स्वस्थ होता है, क्योंकि माँ अगर दूध पिएगी तो माँ का दूध अच्छा बनेगा और बच्चे को दूध भी अच्छा मिलेगा। फिर डिलीवरी के बाद 9, 10, 15 दिन तक बहुत सी मरीज़ों को गाँव में लोग हल्दी वाला खाना नहीं देते हैं। तो पेशेंट ये पूछती हैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है अब लड़कियों में, कि मैडम क्या हम लोग हल्दी वाला खाना नहीं खा सकते हैं? अगर हम हल्दी का खाना खाएँगे तो जॉन्डिस हो जाएगा बच्चे को। तो यह भी बिल्कुल बेतुकी बात है, 100% गलत बात है। इसलिए कि हल्दी वाले खाना को खाने से बच्चे को कभी जॉन्डिस नहीं होगा। वो भी माँ अगर हल्दी का खाना खाती है तो। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है। बच्चे को जो जॉन्डिस होता है वो बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस से होता है। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ा जाए तो होता है, और बहुत से बच्चे को तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो डिलीवरी के 2-3 दिन बाद शुरू होता है और वो अपने आप 17, 18, 19, 20 दिन में समाप्त हो जाता है। हाँ, लेकिन इस
तरह की स्थिति में आपको बच्चे के डॉक्टर के संपर्क में रहना ज़रूरी है, ना कि माँ को हल्दी वाला खाना ही देना आप बंद कर दें। इसलिए इस मिथ को, इस भ्रम को भी आप तोड़ें और हल्दी का मिला हुआ खाना आप आराम से माँ को खिला सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है पानी को लेकर। गर्मी का भी मौसम है, फिर भी गांव की महिलाएं या बहुत बार शहरों में भी महिलाएं डिलीवरी के बाद पेशेंट को गर्म पानी पीने को देती हैं कि नहीं, डिलीवरी के बाद आप गर्म पानी पीजिए, आपका पेट चिपक जाएगा, सटक जाएगा, आपके बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होगी। यह भी बिल्कुल गलत है। आपको जैसी पानी पीने की इच्छा हो और जैसा पानी आप टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, आप वैसा पानी पिए। ऐसा नहीं कि आपको गर्म पानी ही पीना है। यह बात आज से 20-25 साल पहले की थी, जब फ़िल्टर उपलब्ध नहीं था, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तब हम लोग कहते थे कि पानी को गर्म करिए, उसको खूब उबालिए, ठंडाइए और तब माँ को दीजिए ताकि माँ को कोई इन्फेक्शन ना पकड़े। और अगर सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, तब आप गर्म पानी दीजिए कि माँ को सोर थ्रोट ना हो। लेकिन गर्मी का मौसम है और अगर कोई माँ नॉर्मल पानी को टॉलरेट कर लेती है, उसको उससे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर गर्म पानी पीना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या नारियल खाने से मेरे बच्चे का सर नारियल के जितना कड़ा हो जाएगा जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी? यह भी एक अजीब सी बात आजकल सुनने में आती है। कई मरीज आकर पूछती हैं कि मैडम हम नारियल नहीं खाएं, पका हुआ नारियल खाने से हमारे घर में लोग कह रहे हैं कि बच्चे का शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा जूड़ा बन जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, यह तो इस बात पर निर्भर करती है कि माँ का पेल्विस कैसा है, उसके लिगामेंट्स कैसे हैं, बच्चे के सिर का साइज़ कैसा है, न कि नारियल खाने से बच्चे का सिर नारियल की तरह कड़ा हो जाता है। इसलिए आप बेखौफ होकर नारियल खाएं। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर मरीज के घर वाले पूछते हैं, उनके पति पूछते हैं कि क्या मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? मैडम, मेरी पेशेंट तो दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। तो देखिए, मोबाइल के जो रेडिएशन है, इनका अभी कितना प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, यह बहुत क्लियर कट पता नहीं चला है। इस पर अभी शोध चल रहा है और शोध जारी है। पर हाँ, मोबाइल के रेडिएशन का नकारात्मक प्रभाव तो ज़रूर है। ऐसा माना जाता है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे की साइज़ छोटी हो सकती है, यानी कि बच्चा लो बर्थ वेट का हो सकता है। और किसी भी रेडिएशन से बच्चे को बचाना चाहिए, कम से कम शुरू के 3-4 महीने। तो मोबाइल को आप दूर पर रखें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि ऐसे भी अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, बहुत इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप देखेंगे, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आप काफ़ी परेशान रहेंगे और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव तो आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा ही। जहाँ तक हो सके आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें और लैंडलाइन से आप फ़ोन पर बात करें। बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर फ़िल्म देखनी है तो टीवी में देखें, वो भी बहुत ज़्यादा देर तक ना दें। लेकिन अभी इस पर रिसर्च बाकी है, इसलिए हम इसको 100% ये नहीं कह सकते हैं कि आपको मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का या वेव्स का क्या अच्छा बुरा असर है, इस तो आना अभी इस पर रिपोर्ट बाकी है। फिर भी कहीं कहीं ऐसा आता है हम लोगों को पढ़ने में कि बहुत मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे तो अभी ढेरों सवाल हैं, लगता है मेरा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स द्वारा पूछे गए सवालों को लेकर फिर से उपस्थित होंगी और आपके कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपकी ज़रूर मदद करेगा और कहीं न कहीं अगर आपको कोई समस्या या परेशानी होगी तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर कि मुझे ये परेशानी है, इसका क्या उत्तर है, तो मैं शायद आपको उस वीडियो का लिंक भेज दूं जिसमें इसका पूरा उत्तर दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है
तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।